गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह चुप्तावत आपके लिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने जीके की एक श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है और ताकि इस लॉकडाउन के समय हम उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने स्किल्स में थोड़ा सा डेवलप करें और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो कंपटीशन एग्जाम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने की कोशिश करके सफलता प्राप्त करें। और हमारा स्टार्ट से ध्येय ये रहता है कि प्रत्येक स्टूडेंट का कम से कम सोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए और उसी को देखते हुए हमने ये क्लासें प्रारंभ की है। और राजस्थान के संदर्भ में हमने लगभग प्राचीन सभ्यताएं, जो राजस्थान का जो प्राचीन शिलालेख वगैरह उनकी बात की थी, इसके इतिहास को जानने के स्रोत की बात की थी। और हम प्राचीन सभ्यता के क्रम में लगभग हमने बेराट की बात कर रहे थे। हम कालीबंगा की बात हमने करी थी, आहड़ की बात हमने करी थी, बाराथल की बात हमने करी थी, गणेश्वर की बात, आदि सभ्यताओं की बात हम कर चुके थे। और कल हमने बेराट चालू की थी, बेराट सभ्यता, और उसी को हमने एक बार ही देख लेते हैं कि उसमें कल हमने क्या क्या देखा था और उसी को हम आगे आज बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप इसे HP एजुकेशन के चैनल पे भी देख सकते हैं, इसे आप IJS एजुकेशन हब पर भी देख सकते हैं, और इसे आप जो हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है उसका नाम भी हमने IJS एजुकेशन हब रखा है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। जो भी करना चाहे आपके हिसाब से आप कर लीजिएगा। और बेराट की बात करते हैं हम। कल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं, और पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेराट जो है हमने जयपुर से 85 किलोमीटर दूरी पर बेराट स्थित है। बेराट जो है वो प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी थी। और ये जो प्राचीन मत्स्य जनपद थे, इसकी राजधानी क्या थी? तो बेराट थी। बेराट को उस समय कहा जाता था विराट नगर, इसे ही वर्तमान में कहते हैं बेराट। ये जो मत्स्य जनपद है, ये मत्स्य जनपद महाभारत कालीन है। और महाजनपद काल में भी इसका उल्लेख है। 2 पुस्तकें हैं, आप लोगों को शायद मैंने एक बार पहले इसकी बात बताई थी। 2 पुस्तकें, एक तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। देखिए, अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ जो है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। 16 महाजनपद पूरे इस भारतवर्ष में थे और 16 ही महाजनपद की राजधानियों का उल्लेख ये भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय करते हैं। उन 16 ही महाजनपदों में जो मत्स्य जनपद था वो एक महत्वपूर्ण जनपद था, और इसका उल्लेख महाभारत में भी है। महाभारत में जब पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा था, जिसमें सभी पांडव द्रौपदी सहित विराट नगर में रहे थे, और ऐसा कहते हैं कि यही विराट नगर में अर्जुन ने अपने गांडीव को खेजड़ी के वृक्ष में छुपाया था। जैसा कि हम जानते हैं कि खेजड़ी का वृक्ष हमारा राज्य वृक्ष है, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। वैसे राजस्थान का गौरव चित्तौड़ के जो विजय स्तंभ है उसे भी कहा जाता है, पर जब हम चित्तौड़ के किले की बात करेंगे, जब हम कल्चर की बात करेंगे, उस समय उसकी बात करेंगे विजय स्तंभ की, और साथ ही विजय स्तंभ कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितनी सीढ़ियां हैं, सारी बातें, कितने फीट की ऊंचाई है इसकी, ये सारी बातें हम विजय स्तंभ और जो चित्तौड़ के किले की बात करेंगे उसमें करेंगे। तो ये जो महाभारत कालीन बेराट है या विराट नगर है, ये तात्कालिक मत्स्य जनपद की राजधानी है। मत्स्य जनपद और मत्स्य संघ
देखिए, जब हम राजस्थान का एकीकरण की बात करें, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, हम जब एकीकरण पढ़ेंगे उसमें भी आपके शब्द आएगा मत्स्य संघ। तो मत्स्य जनपद नामक स्थान पर होने के कारण ही राजस्थान के पहले चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल थे। लेकिन मत्स्य जनपद में अलवर का कुछ क्षेत्र था, भरतपुर का कुछ क्षेत्र था, करौली का कुछ क्षेत्र था, धौलपुर के स्थान पर जयपुर का क्षेत्र था। ये जो जयपुर वाली बात है ये कर रहा हूं मैं मत्स्य जनपद की, और जो धौलपुर वाला है वो मत्स्य संघ की बात कर रहे हैं। मत्स्य जनपद वाले हिस्से पर होने के कारण ही उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसके एकीकरण में बात करेंगे, और ये नाम रखा था के.एम. मुंशी के सुझाव, के.एम. मुंशी के सुझाव पर बात करेंगे हम इसकी एकीकरण में। अभी बात कर रहे हैं हम विराटनगर की सभ्यता है उसकी बात कर रहे हैं। विराटनगर जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी था। महाभारत कालीन अवशेष यहाँ कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं ये बात हमने उस समय कर ली थी। महाभारत कालीन अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए कि यहाँ पर जो कौरवों द्वारा मत्स्य राज्य की जो गायें चुराई गई थी, मत्स्य राज्य की जो गायें चुराई गई थी, उन गायों के खुर के निशान आज भी वहां पर मौजूद है। गायों के खुर के निशान आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये बात हमने शायद कल बता दी थी। तो मत्स्य जनपद से ही संबंधित है, और यह जो बैराट है ये प्राचीन सभ्यता है। और यहाँ पर एक भीम जी की डोंगरी है, देखिए यहाँ पर एक भीम जी की डोंगरी स्थित है। इस भीम जी की डोंगरी पर एक जलाशय मौजूद है। इस जलाशय का नाम है भीमलत तालाब। भीम जी की डोंगरी पर जलाशय मौजूद है, जलाशय का नाम है भीमलत तालाब। भीमलत तालाब का नाम भीमलत इसीलिए पड़ा क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब द्रौपदी को प्यास लगी, तो द्रौपदी ने अपनी प्यास के लिए, पानी पीने के लिए भीम को पुकारा। भीम को कहा कि मुझे प्यास लगी है आपको। देखिए भीमलत तालाब भी इसी समय का है, और बाणगंगा नदी भी लगभग इसी समय की है। पहले आप इसकी बात सुनिए कि जब भीम को द्रौपदी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो द्रौपदी के कहने पर भीम ने एक चट्टान पर लात मारी। क्या किया है? एक चट्टान पर लात मारी, और लात मारी तो लात मारने से वहां पर एक जलाशय का निर्माण हुआ, और इस जलाशय का नाम है भीमलत तालाब। तो भीम जी की डोंगरी पर एक जलाशय बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है जिसमें पानी भरा रहता है, उसका नाम है भीमलत तालाब। उसका निर्माण कैसे होता है? तो द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए गदाधर भीम ने अपने पैर से मारकर उस जलाशय का निर्माण करवाया। और इसी समय का एक और जो कहानी है वो प्रचलित है, वो है बाणगंगा नदी की। बाणगंगा नदी, इस नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, जैसे कि आपको याद होगा अर्जुन की गंगा। इस नदी को ताला नदी भी कहा जाता है, ताला नदी भी कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि जब भीष्म जब सरसैया पर लेटे हुए थे, तीरों के बिस्तर पर लेटे हुए थे, तो उन्हें प्यास लगी तो कोई लोटा लेने दौड़ा है, कोई क्या लेने दौड़ा है, पानी के पात्र लेने दौड़ा है, लेकिन उन्होंने सबके लिए मना किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी प्यास केवल अर्जुन ही बुझा सकता है। अर्जुन को बुलाया गया कि भाई आप भीष्म पितामह की प्यास को बुझाइए। तो अर्जुन आता है अपने धनुष, अर्जुन के धनुष का नाम मैंने आपको बताया यहाँ पे गांडीव। अर्जुन ने अपने धनुष से तीर मारा जमीन में, और जमीन से एक पानी की धार निकलती है, और वो पानी की धार जो है वो भीष्म पितामह के मुंह में गिरती है।
उसी पानी की धार का नाम पड़ता है बाण गंगा, क्योंकि उसका निर्माण हुआ अर्जुन के बाण से, इसीलिए बाण गंगा कहा जाता है। और उसको अर्जुन की गंगा भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको लाने का श्रेय अर्जुन को ही जाता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर लगभग 36 मुद्राएं प्राप्त होती है। विराट की बात कर रहे हैं, लगभग 36 मुद्राएं प्राप्त हो रही है, 36 सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। इन 36 सिक्कों में लगभग 8 तो है पंचमार्क मुद्राएं। 8 मुद्राएं कैसी है, 8 मुद्राएं हैं पंचमार्क मुद्राएं, और बाकी बचती है आपके 28 जो मुद्राएं हैं वो 28 मुद्राएं हैं इंडो ग्रीक राजाओं की, इंडो ग्रीक राजाओं की, जिसको हम बोलते हैं यूनानी राजाओं की। देखिए 36 मुद्राएं प्राप्त हो रही है। 36 मुद्राओं में से 8 मुद्राएं तो पंचमार्क मुद्राएं और बाकी के 28 मुद्राएं जो इंडो ग्रीक राजाओं की है। और इन 28 मुद्राओं में 16 मुद्राएं, इन 28 में से 16 मुद्राएं मिनांडर की है। मिनांडर की है, ये यूनानी शासक है मिनांडर, और ये वह शासक है जिसने, पहले तो ये यूनान का है और इसी ने नागसेन से बात की और नागसेन से प्रश्न पूछे कि आखिर बौद्ध धर्म को मैं क्यों मानूं। नागसेन जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी है और नागसेन उसको कहता है कि देखो बौद्ध धर्म में ऐसा ऐसा है। तो नागसेन के कहने पर मिनांडर ने कहा कि आखिर मैं बौद्ध धर्म को मानूं क्यों। तो कुछ प्रश्न नागसेन से मिनांडर ने पूछे। तो मिनांडर ने नागसेन से प्रश्न पूछे और नागसेन ने उसका सफलतापूर्वक जवाब दिया। सफलतापूर्वक जवाब देने के कारण मिनांडर ने अपने आप को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। और नागसेन से जो मिनांडर ने प्रश्न पूछे उन प्रश्नों को कहा जाता है, उन प्रश्नों का संकलन जो है वो मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक में है। किस पुस्तक में है, मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो अर्थात मिलिंद के या मिनांडर के प्रश्न। देखिए 16 मुद्राएं किसकी है, तो मिनांडर की है। मिनांडर ने जो प्रश्न पूछे नागसेन से उसे कहते हैं, उस पुस्तक को बोलते हैं मिलिंद पन्नो। ये जो मुद्राएं हैं सारी की सारी 36 की 36, ये मुद्राएं मृदभांड से प्राप्त हुई है, मृदभांड से प्राप्त हुई है। और मृदभांड में भी ये मुद्राएं जो है वो सूती कपड़े में बंधी हुई थी। देखिए ये 36 जो मुद्राएं हैं इसमें 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं और ये मुद्राएं जो मिली है ये मृदभांड के अंदर से मिली है। और मृदभांड जो है उस वो मृदभांड था वो सूती कपड़े से, मृदभांड के अंदर कौन सा कपड़ा है, तो सूती कपड़ा है। ये ध्यान रखना, सूती कपड़े में बनी हुई मुद्राएं प्राप्त हो रही है। और ये जो मुद्राएं हैं मृदभांड से मिली और मृदभांड के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। देखिए मृदभांड के ऊपर क्या है, स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है। वैसे माना जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह जो है वो हड़प्पा की देन है, लेकिन उसके बावजूद विराट नगर से भी मुद्राएं मिली है और वो मुद्राएं सूती कपड़े में है। सूती कपड़ा एक पात्र में बंद था और वो पात्र में अंदर बना हुआ पड़ा था, उस पात्र पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया गया है। तो हड़प्पा के साथ साथ विराट में भी स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है, ऐसा हमें याद रखना है। आप इसको एक बार फिर देखिए, विराट जो कि जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है, प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी है, मत्स्य जनपद की राजधानी है। और मत्स्य जनपद की राजधानी जो कि बेराट है उसे उस समय विराट नगर कहा जाता था। यह सभ्यता जो है वो महाभारत कालीन की है, उसकी बात हमने लगभग की थी। महाजनपद कालीन में भी इसका उल्लेख किया गया है, क्योंकि जो महाभारत के पांडव है, पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास जो है वो यहीं पर काटा था। और यहीं अज्ञातवास में जाने से पहले अर्जुन ने अपने गांडीव, अपने धनुष को एक खेजड़ी के वृक्ष में छुपाया था। खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान में पवित्र माना जाता है, दशहरे पर भी उसकी पूजा होती है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी पूजा करने के बाद राम ने रावण से युद्ध प्रारंभ किया था। ऐसी भी बातें लिखी गई है कि राम रावण का जो युद्ध हुआ था
उस युद्ध का प्रारंभ भी खेजड़ी के वृक्ष की पूजा से ही किया जाता है। दशहरे पर भी इसकी पूजा की जाती है। जो मत्स्य जनपद है उसी के नाम पर इस स्थान का नाम मत्स्य संघ रखा गया, और मत्स्य संघ रखा गया था वो के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिकराव मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। इसकी बात हम एकीकरण में करेंगे। ये बेराट है, बेराट से लगभग 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें से 8 मुद्राएं तो पंचमार्क है और 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक राजाओं की है या यूनानी राजाओं की है। इस 28 में से 16 मीनांडर की मुद्राएं हैं। मीनांडर ने जब नागसेन से प्रश्न पूछे तो नागसेन से प्रश्न पूछे बौद्ध धर्म के बारे में, इन प्रश्नों का संकलन मिलिंद पन्नो नामक पुस्तक में है। इस मीनांडर को मिहिर कुल नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मीनांडर को मिहिर कुल नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का अटिल्ला भी कहते हैं। भारत का अटिल्ला भी कहा जाता है। महाजनपद का उल्लेख 2 पुस्तकों में है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर कौरवों द्वारा मत्स्य जनपद की गायों को का अपहरण कर लिया था, उन्हें बचाया गया पांडवों द्वारा। तो गायों के खुर के निशान आज भी मौजूद है। भीम जी की डोंगरी पर एक जलाशय बना हुआ है जिसे भीमलक तालाब कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए भीम ने अपनी लात मार के इसका निर्माण किया था, और यहीं पर बाणगंगा नदी का भी इसके आसपास से ही इसका उद्गम है। कारण यह है कि जब भीष्म प्यासे थे, सिर सैया पर लेटे थे, धनुष की सैया पर लेटे थे, उनको प्यास लगी, तो अर्जुन ने एक तीर मारकर वहां से एक नदी निकाली जिसको बाणगंगा या अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इस बेराट में जो मुद्राएं प्राप्त हुई है 36 मुद्राएं, ये 36 मुद्राएं जो है मृदभांड से प्राप्त हुई है और मृदभांड के अंदर सूती कपड़े में बंधी हुई प्राप्त हुई है। इसीलिए और जो मृदभांड है उस मृदभांड पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। हालांकि सबको पता है कि स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा की देन है, लेकिन उसके बावजूद बेराट में भी स्वास्तिक का चिन्ह अंकित मृदभांड प्राप्त हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, बेराट से ही अशोक के स्तंभ के अवशेष भी प्राप्त हो रहे हैं। एक अशोक का स्तंभ, अशोक के 7 स्तंभ हैं और 7 पे अलग अलग शीर्ष हैं। हम इसकी बात भी आगे करेंगे। अक्सर फर्स्ट ग्रेड में और आरएस में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अशोक के स्तंभ के शीर्ष क्या क्या है। पर एक अशोक के स्तंभ का, अशोक का भग्नावस्था में स्तंभ बेराट से भी प्राप्त हुआ है। अशोक का भग्नावस्था में बेराट, अशोक का भग्नावस्था में एक स्तंभ यहां से भी प्राप्त हुआ, और यूं कहते हैं कि लगभग 1000 टुकड़े उस स्तंभ के प्राप्त हुए हैं। यहां पर एक सिंह की आकृति भी है, सिंह की आकृति भी मिली, किंतु ये भी भग्नावस्था में है, टूटे हुए रूप से है। इसके भी कई टुकड़े हो चुके हैं और लगभग यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक के साक्ष्य मौजूद है। यहाँ पर बीजक की पहाड़ी की खुदाई की गई, बीजक की पहाड़ी की खुदाई की गई, और बीजक की पहाड़ी की खुदाई से गोल मंदिर प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, गोल मंदिर या स्तूप। अब गोल मंदिर प्राप्त हुए, स्तूप प्राप्त हुए। ये स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है स्तूप। तो कौन से मंदिर? तो गोल मंदिर या गोल स्तूप या चैत्य, इसे ये भी कहेंगे कि गोल चैत्य प्राप्त हुए हैं। लगभग 634 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री है, चीनी यात्री
ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग बेराट आया और वो बेराट में इन गोल मंदिरों की संख्या 8 बताता है। अगर आपसे पूछा जाए ये गोल मंदिर कितने हैं तो 8 हैं। कौन बता रहा है तो 634 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री आ रहा है ह्वेनसांग, वो बता रहा है। ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम है सी यू की। देखिए ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की, और ह्वेनसांग की जीवनी लिखी, ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है व्हीली ने। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा है। वैसे 634 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया है बेराट, और यहाँ पर वो आके गोल मंदिरों की संख्या बताता है 8, और एक पुस्तक लिखता है, उस पुस्तक का नाम है सी यू की। फिर बाद में ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। हालांकि ह्वेनसांग आपके भीनमाल भी आया था, जिसने भीनमाल को पोलो मोली कहा। हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन के समय राजस्थान आदित्य नाम की एक इकाई हुआ करती थी, वहीं से राजस्थान शब्द का उल्लेख माना जाता है। अशोक, और यहाँ पर वो जो 8 गोल मंदिर बताता है, वो गोल मंदिर जो है वो हीनयान से संबंधित है। हमने इसकी बात कल की थी कि 4 बौद्ध संगति हुई, और चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान नाम से बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। बाद में 6ठी-7वीं शताब्दी में एक और उसका भाग डिवाइड हुआ, उसको बोलते हैं वज्रयान। ठीक है, तो सीयू की पुस्तक लिखता है और ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है व्हीली ने। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे ह्वेनसांग के बाद लगभग आमेर के शासकों की, और राम सिंह सेकंड की बात करते हैं। राम सिंह सेकंड कछवाहा। राम सिंह सेकंड ने भी यहां पर खुदाई का कार्य करवाया, खुदाई करवाई, और खुदाई करने के बाद राम सिंह जी को यहां से मिली है एक स्वर्ण मंजूषा। स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। मंजूषा का आप पेटी समझ लीजिए। स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हो रही है, और इस स्वर्ण मंजूषा से भगवान बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ पुस्तकों में दांत भी लिखे हुए हैं, पर आप देख लीजिएगा, वैसे अस्थियां ज्यादा राइट है कि स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। स्वर्ण मंजूषा से को खोलने के बाद उसके अंदर भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। अस्थियों के अवशेष प्राप्त होने के बाद उसको भगवान बुद्ध से जोड़ा गया। भगवान बुद्ध के ही जो चैत्य हैं, वो 8 मंदिर जो है वो भगवान बुद्ध से के बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर मध्यकाल में अकबर ने एक टकसाल भी बनवाई थी। टकसाल बोले तो ऐसे जहां पर ऐसी फैक्ट्री जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे कहते हैं टकसाल। ठीक है, तो अकबर के समय यहाँ पे एक टकसाल बनाई, क्योंकि कई सिक्कों पर बेराट लिखा हुआ पाया गया है। बेराट लिखा है, अर्थात बेराट जो है उसकी टकसाल का नाम था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर टकसाल थी, और टकसाल किसने बनवाई थी तो अकबर ने बनवाई थी। यहीं पर विराटनगर के पास ग्रेनाइट की कंदराओं में, देखिए ग्रेनाइट की कंदराओं में, ग्रेनाइट पत्थर की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, बीजक पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, महादेव डोंगरी आदि की खुदाई की गई। आदि की खुदाई में एक लिपि प्राप्त हुई है, यह लिपि रहस्यमय लिपि के नाम से, रहस्यमय लिपि के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इस लिपि का आज तक वाचन नहीं किया गया है, इसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा गया। एक रहस्यमय लिपि ये हुई, और एक हुई सैंधव कालीन लिपि। सैंधव कालीन लिपि को भी आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए उसे और बेराट की लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है।
इस बेराट से प्राप्त लिपि का नाम है शंख लिपि। देखिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि शंख लिपि कहां से प्राप्त हो रही है, तो बेराट से प्राप्त हो रही है। और कहां से, तो बेजक की पहाड़ी, महादेव डोंगरी, भीम जी की डोंगरी की खुदाई के बाद। और इसका वाचन हुआ तो नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यह रहस्यमय, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है। तो ये हमारी बेराट सभ्यता वापस देख लीजिए। यहाँ भग्नावस्था में अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, एक सिंह, शेर की आकृति प्राप्त हुई है जो कि टूटी हुई है, और इसके कई टुकड़े प्राप्त हुए हैं। बेजक की पहाड़ी से गोल मंदिर प्राप्त हुए जो कि स्तूप और बौद्ध धर्म से संबंधित है, चैत्य भी कहा जा सकता है। 634 ईस्वी में यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वैनसांग आया, और वैनसांग ने इन गोल मंदिरों की संख्या 8 बताई थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। हेनसांग ने सियोकी नामक पुस्तक लिखी और हेनसांग की जीवनी लिखी है, वेली ने। ये इंपोर्टेंट बड़े एग्जामों के लिए होता है। यहीं पर आमेर के कछवा शासक राम सिंह सेकंड ने खुदाई की, और खुदाई के बाद एक स्वर्ण मंजूषा उन्हें प्राप्त होती है, पेटी प्राप्त होती है, जिसमें बुद्ध की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। मध्यकालीन समय में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौर में अकबर का शासनकाल रहा है लगभग 1556 से लगा के 1605 तक। तो इस दौरान अकबर ने यहाँ पे टकसाल की स्थापना की, क्योंकि बेराट लिखे हुए सिक्के प्राप्त हुए हैं, और क्योंकि बेराट और टकसाल का नाम था जहाँ पे उन सिक्कों को ढाला गया था। यहीं पर बेजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी और महादेव पहाड़ी की खुदाई पर ग्रेनाइट की कंदराओं के मध्य रहस्यमय लिपि प्राप्त हुई है। रहस्यमय इसीलिए क्योंकि इसका वाचन, इसको पढ़ा नहीं गया है, और साथ ही सैंधवकालीन लिपि को भी पढ़ा नहीं गया है। तो ये दो लिपियां इसलिए जो रहस्यमय लिपि है। और जो यहाँ की ग्रेनाइट की चट्टानों, बेराट की चट्टानों में जो लिपि प्राप्त हुई, उसे शंख लिपि नाम दिया गया है। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, थैंक यू। इसके बाद का जो आगे की सभ्यता है उसका जो अध्ययन है हम कल के